ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 23 का जब प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो उसमें ये नहीं कहीं लिखा जाता है कि भैया किस सेक्शन के तहत में आप ये रिलीफ चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि डीवी सेक्शन 23 का जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें लिखा जाता है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने 498 की एफआईआर के संबंध में, चार्जशीट के संबंध में और जो कॉग्नियंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा उसके संबंध में मैंने कल बात की थी। और चार्ज फ्रेम कैसे किए जाते हैं, उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट क्या रह जाते हैं, उसके संबंध में मैंने कल एक वीडियो डाला था। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था और मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पड़ा हो, क्योंकि 99% केसेस में पुलिस जो होती है वो आईपीसी का सेक्शन 506 के तहत में आरोपित करके अदालत में चार्जशीट भेज देती है और चार्जशीट उस पर चार्ज फ्रेम कर देता है। अदालत में मजिस्ट्रेट इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि आईपीसी का सेक्शन जो 506 है इसमें दो क्लाउज होते हैं, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड। इसमें पहले क्लाउज में यह है कि 7 साल से कम सजा का प्रावधान होता है। दूसरा क्लाउज जो होता है 506 में, इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। तो ये जस्टिफाई नहीं किया जाता है कि किस सेक्शन के तहत में आपको आरोपित किया जा रहा है, लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उस पर कॉन्वियंस ले लेते हैं और उस पर चार्ज फ्रेम कर देते हैं। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आज जो मेरा इंटेंशन है वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि अगर आपके खिलाफ में कोई घरेलू हिंसा का केस कोई दाखिल किया जाता है और घरेलू हिंसा का केस दाखिल करने के बाद में आपके खिलाफ में कोई अंतरिम भरण पोषण के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 23 के तहत में, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सेक्शन 12 के तहत में मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जा सकता है, लेकिन उस आवेदन के अंतर्गत सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21, 22, 23 के तहत में आप कोई रिलीफ मांग सकते हैं। तो बहुत गौर करने वाली बात है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके केस में 100% आपके लिए ये वीडियो हमारा मददगार साबित होगा। आपने देखा होगा कि आपके खिलाफ में घरेलू हिंसा अधिनियम सेक्शन 12 के तहत में रिलीफ मांगते हुए सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23 के तहत में रिलीफ मांगते हुए एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है, जिसमें कि डीपीओ रिपोर्ट तलब की जाती है। डीपीओ रिपोर्ट में साबित कर दिया जाता है कि हाँ भैया इसने घरेलू हिंसा की है। उसके बारे में मैं पूरा वीडियो आपको पहले बना चुका हूँ। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, जो डीपीओ तैयार करता है, उसके आधार पे ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस पूरा चलाया जाता है। अब इसमें जो अंतरिम भरण पोषण का जो प्रार्थना पत्र जो डीवी सेक्शन 23 के तहत में जो दिया गया है, इसमें आपको कैसे फॉल्ट पकड़ना है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके खिलाफ में कोई डीवी का केस फाइल होता है तो पत्नियां क्या करती हैं कि तुरंत अंतरिम भरण पोषण लेने के लिए 23 डीवी एक्ट का एप्लीकेशन मूव कर देती है, जबकि उन्होंने अपने मूल वाद पत्र में ये रिलीफ मांगे होते हैं। मांगे क्या होते हैं कि सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22 के तहत में ये रिलीफ ऑलरेडी मांगे हुए होते हैं। लेकिन जब वो इंटरिम प्रार्थना पत्र जब दाखिल करती है तो उसमें धनी अनुतोष मांगती है, यानी कि आपसे राशि मांगती है। और अदालत क्या करता है कि एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए उसके सच, उसके कथन को और उसके एफिडेविट को, एक पक्षी साक्ष्य को सत्य मानते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए आपके खिलाफ में एक पक्षी आदेश पारित कर देते हैं। तो यहाँ देखने वाली जो टेक्निकल पॉइंट बात है वो ये है कि धारा 23 जो है उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आप कोई भी इंटरिम रिलीफ ले सकते हो। धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 के तहत में किसी भी तरीके का आप इंटरिम रिलीफ ले सकते हो। लेकिन जब आपके खिलाफ में ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 23 का जब प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो उसमें ये नहीं कहीं लिखा जाता है कि भैया किस सेक्शन के तहत में आप ये रिलीफ चाहते हैं।
क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि डीवी सेक्शन 23 का जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 23 में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया कि आप सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22 के तहत में किस सेक्शन के तहत में आप रिलीफ मांगना चाहते हो या सारे सेक्शनों में रिलीफ मांगना चाहते हो इंटरिम, इस चीज का उसमें जिक्र होना चाहिए। लेकिन प्रार्थना पत्र में नहीं किया जाता है, केवल धनी अनुतोष मांगा जाता है, और धनी अनुतोष के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 20 के तहत में और सेक्शन 22 के तहत में प्रावधान है धनी अनुतोष के लिए, लेकिन इसमें साबित करना पड़ेगा कि हाँ आपको आपके साथ में कोई नुकसान हुआ है, आपको नुकसान हर्जाना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये फाइनल डिस्पोजल पे ही, मतलब केस का जो फाइनल अंतिम निस्तारण जो होता है ना, उसी पे डिसाइड किया जा सकता है। तो जो धनी अनुतोष के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि हमें साहब रिलीफ दिलाया जाए, आपने देखा होगा कि धारा 20 का जो उसमें रिलीफ मांगा जाता है, उसमें कहा जाता है कि साहब हमें पैसे दिलाए जाएं, ये दिलाए जाएं, चाहे महीने पे दिलाए जाएं, चाहे साल में दिलाए जाएं, मेरे साथ में ये अनहोनी की है, घरेलू हिंसा कारित की है, फलाना ठिकाना मार होगा। तो यहाँ पे ये साबित होना बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा हुई है नहीं हुई है, और इसका निस्तारण तभी हो सकता है जब ट्रायल फेस किया जाए, दोनों पार्टियों के कथन सामने आ जाए, दोनों पार्टियों की सत्यता को सामने लाने के बाद में ये डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन अंतरिम प्रार्थना पत्र के तौर पर ये क्या कर देते हैं, ये सिंपल सा लिख देते हैं कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 23 के तहत में अंतरिम भरण पोषण। तो 23 के तहत में अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान नहीं है। 23 के तहत में जो रिलीफ आपने जो मांगे हैं, उन्हीं धाराओं के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा कि 23 के तहत में आप किस धारा के तहत में, यानी 23 का जो जिस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 का लिखते हैं ना कि घरेलू हिंसा अधिनियम सेक्शन 12 के तहत प्रार्थना पत्र, उसमें फिर वो हम धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का जो रिलीफ मांगते हैं, उसी तरीके से 23 का प्रार्थना पत्र है कि साहब जो प्रार्थना पत्र हम 23 का दाखिल कर रहे हैं साहब, इस सेक्शन के तहत में हमें रिलीफ दिलाया जाए, घर में रहने का अधिकार या पैसे या जो कुछ भी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो त्रुटि हो जाती है वो यही हो जाती है कि जब भी अंतरिम भरण पोषण के लिए जो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, अंतरिम के लिए हम भरण पोषण भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग लिखते हैं, जबकि ये नहीं है। वो अंतरिम राहत जो देने के लिए 23 का प्रावधान है, उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि साहब इस धारा के तहत में हमें रिलीफ दिलाया जाए लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर आपके केस में अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस तरीके से आपको मूव करना है। देखो मैंने आपको बताया है कि ड्राफ्टिंग जो है ना, वो बहुत बड़ी जड़ होती है। आपके केस में ड्राफ्टिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप जितनी अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आपके केस की मजबूती आएगी। और अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ईमेल आईडी पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर हमने फीस रखी हुई है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके केस में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और बचाव करना है, तो मैंने केस स्टडी के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, वो आपको डिस्प्ले कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए मैंने अपने अलग से चार्जेस रखे हुए हैं। और कोई समस्या है किसी भी तरीके की, आप लोगों के खिलाफ में अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित हो गया है और उस पर वसूली डाली जा रही, तो वसूली में भी कभी कभी गलत हो जाता है। डीबी सेक्शन 31 के तहत में वसूली दाखिल कर दी जाती है, राशि के लिए आदेश हो जाता है, लेकिन 31 में वसूली के लिए डाल दिया जाता है। तो जो 31 जो डीबी एक्ट जो है ना, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 के तहत में जो दिया जाता है, उसका संरक्षण करता है, इसलिए दाखिल किया जाता है वो। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रार्थना पत्र जो वसूली कराई गई है, वो भी आपके खिलाफ में गलत डाला गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मेरिट पे चीज़ों को ली गई है, किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखा गया है। ये सारी चीज़ें केस स्टडी करने के बाद ही समझ में आ सकती है, क्योंकि सबके केस अलग अलग है, सबकी मेरिट अलग अलग है, सबकी प्रोसीडिंग अलग अलग चलती हैं हर अदालतों में। तो केवल जनरल बेस पे जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के मार्फत आप लोगों के सामने साझा कर देता हूँ, और ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसके आधार पे आप जीत सकते हैं, ये आप जरूर देखना अपने केस में। धन्यवाद।